जो सिचुएशन हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर जॉन, आपको भी हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जिस तरह से आप मुसलसल बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। मुझे ये फरमाइए कि 8वें रोज में अब ये जंग दाखिल हो चुकी है, जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, वहां पर जिस तरह से मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, इसराइली फौज मुख्तलिफ किस्म के दावे कर रही है। अब कह रही है कि फजाइया ने आज मगरबी और वस्ती ईरान में हमले किए हैं, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है, साथ ही वो तेहरान में एक एटमी साइंसदान की शहादत का भी दावा कर रहे हैं। आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, कल भी मैं देख रही थी जिस वक्त आप रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त भी आपके पीछे धुएं के बादल हमें दिखाई दे रहे थे। इस वक्त जॉन क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर? जी अस्सलाम वालेकुम किरण, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा, ग्राउंड पे जो सिचुएशन है आज के दिन काफी डायल डाउन हो गई है। शुरू में आई थिंक इसराइल का जो इनिशियल अटैक था वो काफी हद तक उसमें टेंशंस थी, बट अभी जो कल और आज बिल्कुल ईरान ने, आई वुड से ईरान की आवाम जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है और बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री है, क्योंकि ईरान ने जो रिटेलिएशन दी है वो काफी सख्त है इसराइल के ऊपर। तो ऑन ग्राउंड ना ड्रोन इंटरसेप्शंस मुझे नजर आए, कल रात को बिल्कुल सुकून से सोया, परसों रात को भी बिल्कुल सुकून से सोया, कोई ड्रोन इंटरसेप्शन नहीं थे, ना ही लोकल रिपोर्ट्स आ रही थी। शिराज में, तबरेज में कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत ड्रोन इंटरसेप्शन हो रही थी, बट जनरली कोई ऐसा इफेक्टिव स्ट्राइक इसराइल ने नहीं किया जो कि कह सके कि नुकसानदेह है। जहां तक रही दूसरी चीजों की बात कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हलाक किया है या असैसिनेट किया है, ये खबर भी इस वक्त कंफर्म नहीं है। जबकि ईरान की तरफ से यहाँ पे जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं जो इसराइल के ऊपर हुआ है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी आई एम श्योर आप देख रही हैं और आपने खुद भी बताया, इसराइल में इस वक्त एक पानी की बोतल भी 10-20 डॉलर की जो है वो बिक रही है वहां पे। और लोगों को, यहूदियों को अंदर शेल्टर्स में नहीं आने, नॉन यहूदी जो है, नॉन ज्यूज हैं, उनको शेल्टर्स में आने नहीं दिया जा रहा, इतना रश हो गया है। उसके साथ साथ ईरान ने बहुत ही की स्ट्रेटेजिक मकामात पे हिट किया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स हियर। बेतियान टेक्नोलॉजी सेंटर पे इन्होंने जो है स्ट्राइक किया जहां साइबर ऑप्स रन होते थे। अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स पे हिट किया। उसके साथ साथ आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स पे हिट किया कल। आज जो सूरत हाल है वो तो आपने खुद भी बताई, और आज माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग पे भी डैमेज हुआ, साथ ही साथ नेगेव में, गोलान में, हाइफा में, तेल अवीव में, डिफरेंट मकामात पे ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो बहुत तेजी से आई थिंक पेनिट्रेट कर रही हैं और आयरन डोम भी इनइफेक्टिव हो गया। सो आई फील लाइक आज लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। पहले भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि कोई केओस हो या कोई लाइनें लगी हुई हो ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर और पंप्स के बाहर, बट आज आई वुड से इट वाज मोर, जो जो जज्बा था वो ज्यादा था। फ्राइडे का भी आपने देखा होगा कि इतने सारे लाखों लोग जो है जी। वो बाहर आए फॉर द स्पोर्ट। तो या अच्छा जॉन, ये भी कहिएगा कि एक तो खामनाई साहब का जो स्टेटमेंट आया कि आवाम जो है वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएं, फिर जिस तरह से अपना इस तरह का रिएक्शन दें, तो वो जो पैनिक की हल्की फुल्की सिचुएशन पैदा हो भी रही थी, आज आपकी बात से मुझे लग रहा है कि वो भी अब बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो ये फरमा दीजिएगा, एक तो आपके वजीर खारजा इस वक्त मौजूद हैं जनेवा में, फिर कल रात जिस तरह से हमने अमरीका की तरफ से स्टेटमेंट देखा सामने, उनको 2 हफ्ते में वो फैसला करने की बात कर रहे हैं, तो इससे एक उम्मीद शायद हो चली है कि शायद मामला अगेन बातचीत के जरिए हल हो जाएगा। इस पर मौकफ क्या है ईरानी हुकूमत का? देखिए, मैंने फॉरेन ऑफिस से भी बात की है, स्पोक्स पर्सन से, उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में ईरान जो है वो नेगोशिएट नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका, एज यू ऑलरेडी सेड, नेगोशिएशन प्रेशर में नहीं होगी। अगर होगी तो आजादाना तौर पे होगी, और जंग भी बंद होगी तो आजादाना तौर पे होगी। तो अमेरिका क्योंकि इन्वॉल्व है, और निगोशिएशन के अंदर एक ग्राउंड बनाया जाता है जहां पे नजर आता है कि दोनों साइड या जो भी मल्टीलैटरल अगर है तो सारी साइड जो है वो खामोश हो जाती है। जबकि ईरान ने अपना हमला और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया इसराइल की तरफ आफ्टर द थ्रेट्स बीइंग पोज्ड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप साहब का जो बयान था, जो ट्वीट था, उसके बाद और ज्यादा सिचुएशन आई वुड से वॉलेटाइल हो गई है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ईरान इज द इरानियन पीपल एंड ईरानी गवर्नमेंट इज रेजिलिएंट ऑन द फ्रंट कि वो जी, निगोशिएट नहीं करेंगे प्रेशर में आगे किसी के साथ भी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राना साहब भी साथ ही मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। अमरीकी वजीर खारजा ने अब से कुछ देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता किया है। इससे पहले फील्ड मार्शल की अमेरिका में अमरीकी सदर से मुलाकात हुई, और वहाँ पर पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से क्या मौक़िफ़ पेश किया, इसके बारे में भी बताइएगा। और फिर मुख्तलिफ क्योंकि खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इसीलिए मैं पहले आपसे ये सवाल कर रही हूँ, और साथ साथ जिस तरह से हमने देखा एक मुलाकात होती है, बड़ी अहम मुलाकात होती है फील्ड मार्शल के साथ अमरीकी सदर की, और उसके फौरी बाद हम देखते हैं कि अमरीकी सदर का जो स्टेटमेंट आता है ईरान के हवाले से, वो अपने जो एक हार्श पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात कर रहे थे उससे वो पीछे हटते हैं। 2 हफ्ते का वो टाइम लेते हैं फैसला करने में, और इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का इनपुट इसमें शामिल है, जो वो अपने मौक़िफ़ से फौरी तौर पर पीछे हटें। तो इस पर भी फरमाइएगा सर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि पाकिस्तान इस मामले से नाखुश है और जो ईरान को बहुत बेहतर समझता है। तो बिल्कुल पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है आज जिनीवा में भी जो हमने दिया वो यही था कि जब नेगोशिएशंस के दरवाज़े खुले हैं और जब बातचीत जारी है तो उस वक्त हमला करना तो बारबैरिक है, ये तो इंटरनेशनल लॉ को वीकन करना है और ये अनकॉल्ड फॉर है और एग्रेशन है इजराइल की तरफ से। तो इसको तो जितना भी कंडेम करें वो गलत, वो जितना भी कंडेम करें वो कम है। तो ये हमारा बेसिक मौक़िफ़ है कि जब आपके नेगोशिएशन के दरवाजे खुले हैं तो उस वक्त क्यों आपने जो है वो हमलावर हुए, और बिल्कुल ये सीज़ फायर होना चाहिए और बातचीत की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए, हमारा मौक़िफ़ यही है कि रीजन में स्टेबिलिटी वापस लाना बड़ा ज़रूरी है। हमें नेगोशिएशन के टेबल को दोबारा खोलना है, बातचीत डिप्लोमेसी से जो है इस मामले को हल करना है, और जंग से जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। देखें, पहले भी दुनिया ने देखा था कि इराक के ऊपर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, कि उनके पास हथियार हैं, ये इल्ज़ाम लगा के पूरे उस मुल्क को तबाह कर दिया गया, इंसानियत पे हमला किया गया और उससे हासिल हसूल कुछ नहीं हुआ। अब जब अमेरिका की अपनी इनसाइड जो इंफॉर्मेशन है, उनके अपने जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं हैं और वो आगे बनाने का वो कर सकते हैं, तो ये तो फिर तो कोई अर्जेंसी होनी ही नहीं चाहिए कि आप हमला करें। और देखें, ये ईरान जो है, सॉरी इजराइल जो है, उसको आदत थी निहत्ते बच्चों को, बच्चियों को, माओं को धमाके बम मार मार के उनको जो फाइट नहीं कर सकते थे, जिनके पास पिस्तौल भी नहीं थी, जिनके पास सिर्फ पत्थर थे, तो उनको मार मार के वो बड़ा बिल्कुल ऐसे ही सर, वो ईरान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान इस तरह के रिटेलिएट करेगा। इसी के लिए फिर फौरन उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया और उन्हें अमेरिका को कहना शुरू कर दिया कि आप आए, मदद करें, हमारी इस जंग का हिस्सा बने आप। ये बिल्कुल हमारे सामने बड़ा क्लियर है। आप मुझे ये फरमाइए सर, एक मैंने मुलाकात की बात की, बड़ी अहम मुलाकात थी और यकीनन ये अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी अहम थी कि हमारी जो हम बुनियाद मरसूस जो ऑपरेशन हुआ, मार्का हक हुआ, उसके बाद ये एक अहम मुलाकात का होना, तो ये भी हमारी फतह पर लग गई अमेरिका की तरफ से। अब मुझे ये फरमाइए सर कि ये मुलाकात होती है, इसके फौरन बाद वजीर आजम के पास एक कॉल आती है मार्को रूबियो की, तो क्या इन मुलाकातों के बाद जो ईरान का मामला है उसमें सालिसी का किरदार अदा करने में या इस मामले को सॉर्ट आउट करने में पाकिस्तान की वैल्यू और पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्या, या पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर रहा है क्या? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान ये किरदार अदा कर रहा है, और जो फील्ड मार्शल साहब जब प्रेसिडेंट से मिलने गए, उन्होंने वहाँ भी जो है इस चीज़ को रोकने का, ये जो हमला इजराइल कर रहा है उसको फौरी तौर पे रुकवाने के लिए, और कि इससे कोई नतीजा खेज़ रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, इसी के ऊपर ही हमारा फोकस है। हम तो समझते हैं कि फौरी तौर पे ये जंग रुक जानी चाहिए। ये हमला जो इजराइल कर रहा है, जो कि एक एग्रेशन है और अनकॉल फॉर है, इसको रोकना, फौरी तौर पे रोकना चाहिए और बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। और बिल्कुल पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली पूरे रीजन के साथ राब्ते में है, ईरान के साथ राब्ते में है, और जो GCC के ममालिक हैं उनके साथ राब्ते में है, और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये जो फैसला किया में हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। 2 हफ्ते में फैसला करने की जो बात की, फौरी तौर पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई या किसी भी किस्म की इंटरवेंशन के बजाय उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम लिया, इसमें भी पाकिस्तान का किरदार रहा है? बिल्कुल, देखें, हम तो समझते हैं कि किसी को भी इस जंग में जो इजराइल ने शुरू की है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और हमने इसको अपोज किया है। और बिल्कुल ये जब उन्होंने कहा सदर ने कि पाकिस्तान ईरान को बहुत बेहतर समझता है, दे नो देम बेटर, और वो इस चीज़ से नाखुश है, तो हमारा यही मैसेज है कि वो उसमें हम कभी भी अमेरिका को हमने ये तो इससे निगेट ही करना था कि इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि इसको इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहिए और बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इस चीज़ को ईरान ने भी रिकग्नाइज़ किया, उनकी असेंबली ने भी रिकग्नाइज़ किया, यूनाइटेड नेशंस में जो उनका रेप है उसने भी रिकग्नाइज़ किया पाकिस्तान की सपोर्ट को। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सालिसी के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है और इस जंग को ख़त्म कराने में अपनी काविश कर रहा है, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। साहब, इससे पहले कि मैं जॉन की तरफ जाऊं, आप मुझे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। क्या इस किस्म की भी बात हुई कि अगर, क्योंकि जो बात हो रही है, जो इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि असल मोटो उनका क्या है, वो वहाँ पर
क्यों कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हुकूमती तब्दीली वो वहाँ पर चाहते हैं। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन ईरान में पैदा होती है, अगर ईरान कमज़ोर पड़ता है, तो जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं बॉर्डर के पार, वो ईरान के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। ऐसी भी कोई बात हुई है मीटिंग में? नहीं, देखें, हम तो नहीं समझते कि कोई ऐसे दहशतगर्द ईरान में मौजूद हैं जो कि कोई ख़तरा बनेंगे। लेकिन जब एक मुल्क तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन वो कहता है कि हमें बराबरी की सतह पर करेंगे, कोई आप हमारे घुटने टिकवा के आप बात कराएंगे तो हम बात नहीं करेंगे, हम पूरी ये जंग लड़ेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से उनको मौका देना चाहिए। देखिए, उनके दो सरहदी इलाकों की बात कर रही हूँ जो ईरान के लिए भी खतरनाक हैं और जो पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है, उन दहशतगर्दों की बात कर रही हूँ। देखिए, इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल ये तो बात, इसमें कोई बिल्कुल क्लैरिटी है कि अगर इंस्टेबिलिटी आएगी रीजन में तो उसके खतरात तो फिर पूरे रीजन और ओवरऑल दुनिया में फैलेंगे। तो उस तरफ तो हमें नहीं बढ़ना चाहिए। और ये जो दो अहदाफ इजराइल जो खुल के बयान कर रहा है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को जो है वो गर्क करेगा और वहाँ रजीम चेंज चाहता है, ये दोनों ऐसे, जब न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर बातचीत के दरवाजे नहीं बंद तो उसकी क्या ज़रूरत है। और जब रजीम चेंज तो बिल्कुल उल्टा हो गया, जब पूरा देखें जो इजराइल जो दुश्मन है उसके खिलाफ तो जो इंटरनल इख्तलाफात हैं वो भी साइड पे हो गए ईरान में, और सारा ईरान जो है वो एक यकजहती का मुजाहरा कर रहा है। तो दोनों उनके जो अहदाफ हैं वो तो, बल्कि इजराइल इस वक्त दावत दे रहा है बार बार अमेरिका को कि वो आके इस जंग का हिस्सा बने, जो उसकी डेस्परेशन दिखा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जॉन मुझे ये फरमाइएगा, बिल्कुल ठीक, जॉन मुझे ये फरमाइएगा कि जैसे ही इसराइल की तरफ से अटैक किया गया उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत से प्रॉक्सीज या बहुत से ऐसे एजेंट्स मोसाद के गिरफ्तार किए गए ईरान की तरफ से, बताया गया उनके बारे में तकरीबन 70-80 के करीब वो दहशतगर्द या वो प्रॉक्सीज या वो एजेंट्स हमारे सामने आए। अब तक क्या उनकी शनाख्त हो चुकी है? कौन है, उनका ताल्लुक कहाँ से है? क्या वो ईरान से ही उनका ताल्लुक है या किसी दूसरे ममालिक से आकर ईरान में बैठे हुए थे? पता चल सका है उनके बारे में कुछ? जी बिल्कुल, लोकली जो न्यूज स्प्रेड हो रही है मोस्ट ऑफ देम आर ईरानी हैं ज्यादातर। लेकिन एक अभी खबर आई है, इंटरनली हम लोग के ग्रुप पे मैसेज आया है कि एक यूरोपियन सिटीजन को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो स्पाई कर रहे थे इसराइल के लिए। एंड इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि कौन से मुल्क पे थे, क्या कौन सा कहाँ या एग्जैक्टली वो क्या काम कर रहे थे। बट यहाँ पे बहुत तेजी से इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो है वो हो रहे हैं इन फैसिलिटीज के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ। और जाहिर सी बात है, ईरान बीइंग अ वेरी ह्यूज कंट्री, 7 करोड़ लोग यहाँ पे और रीजन बहुत बड़ा है, और इसराइल ऑन दी अदर हैंड एक बहुत छोटे खित्ते में, तो जाहिर सी बात है बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस टेरिटरी में आप लगाएंगे टू क्रिएट डिस्टेबिलिटी सैंक्शंस के साथ और लोगों को परेशान रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन होगी। बट यहाँ पे आई थिंक आई वुड से कि जो रिपोर्ट्स मेरे पास मौसूल हो रही हैं उसके हिसाब से काम काफी इफेक्टिव रहा है एंड पीपल आर कंप्लीटली इन द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट आज तक जो मुझे नजर आ रहा है। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये भी फरमाइए कि जो इसराइल की तरफ से एक और दावा किया जा रहा है कल के हमले के हवाले से, कि कल रात ईरान ने जो अटैक किया क्लस्टर बम्स से किया, और वो ऐसा एक बम है कि जिसके अंदर दर्जनों बम छुपे हुए होते हैं, उससे अटैक किया गया है इसराइल पर। तो इसकी कोई हुकूमत की तरफ से, हुकूमती सतह पर कोई तस्दीक या तरदीद मौजूद है, हुई है अभी तक? हुकूमत खामोश है। मैं पूछता हूँ किरण तो वो मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। मैं उनसे पूछा, मैंने कहा बताएं थे थोड़ा सा, तो वो मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल रिपोर्ट्स ये हैं कि एक मिसाइल ईरान ने ऐसा इस वक्त दागा है जिसके अंदर एक मिसाइल से 26 क्लस्टर्स जो म्यूनिशंस हैं वो निकलती हैं। तो ईरान ने, और मैंने अपनी आंखों से जाते हुए देखा, एक मिसाइल बिल्कुल नया सजील जो है का नया वर्जन कह रहे हैं। तो ईरान जो है वो अभी बता रहा है कि हमारे पास और भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हमने नहीं दिखाई है, और उसके साथ साथ पूरे शहर हैं अंडरग्राउंड, यहाँ पे लोकली मीडिया को अच्छी तरीके से पता है, शहर है अंडरग्राउंड जिनके अंदर मिसाइल स्टोर हुई हुई हैं। तो अभी तो नहीं बताया जा रहा कि एग्जैक्टली मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज की हो किस, बट नई मिसाइल टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता यूज करना शुरू हो गया है। इसराइल के हमले के बाद मेरे ख्याल में बेहतर होगा इसराइल के हालात, अब आप लोग पूछे इसराइलियों से कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि ईरान में आई कांट फाइंड एनीथिंग। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मिल जाए, बट इतना कुछ खास मिल नहीं रहा।
जी, ये सब वैसे तो वो इतना खुल के कुछ बता नहीं रहे, लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करें तो वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, इंडिया के जो लोग बैठे हुए हैं, तो वो बता रहे हैं कि अच्छे खासे पैनिक में हैं और वहां पर हर 20-25 मिनट के बाद लोगों के मोबाइल फोन पर मैसेजेस आ जाते हैं कि आप फौरी तौर पर सेफ हाउसेस में चले जाएं, क्योंकि फिर ईरान जो है वो कोई अटैक करने वाला है, और लोग अपना काम छोड़कर फौरी तौर पर भागते हैं और वो अपने उन बंकर्स में जाकर छुप जाते हैं। राना साहब, आखिर में मुझे ये फरमा दीजिएगा सर, फील्ड मार्शल ने आज एक गुफ्तगू की है, इससे पहले वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब कर चुके हैं, दोनों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात की है। उन्होंने बताया है कि सदर ट्रंप को भी इस हवाले से पेशकश की है। तो क्या कोई ब्रेक थ्रू देख सकते हैं हम, क्योंकि आज वजीर आजम ने मार्को रूबियो से भी गुफ्तगू की है, तो उस गुफ्तगू में भी क्या इसी तरह की कोई बात हुई है सर? देखिए, डेफिनेटली सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के लिए जो एक कह लें जो फाउंडेशन ले होनी थी मईशत की, वो ले हो चुकी है। हमारी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो चुकी हैं, इकॉनमी का माहौल बेहतर हो रहा है, अब हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये दावत हमने यूएस को भी दी, यूएस का इससे पहले डेलीगेशन भी आया था, बिज़नेस का डेलीगेशन। तो इन चीज़ों के ऊपर बातचीत जारी है और हम समझते हैं कि अमेरिका के साथ हमारा जो तल्लुकात हैं वो एक नए फेज़ में एंटर हो रहे हैं, जहाँ वो बेहतरी और मजबूती की तरफ जा रहे हैं, और जो हमारा जो म्यूचुअल इंटरेस्ट्स हैं उनके ऊपर हम मज़ीद मिलके काम करेंगे और पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा। अच्छा सर, वैसे ये ईरान इसराइल मामले से पहले फिर वो टैरिफ वाला एक मामला भी चल रहा था और पाकिस्तान की तरफ से जीरो टैरिफ की पेशकश भी की गई थी। तो जो हमारा वफ्द गया हुआ था वो सिलसिला तो कुछ और था, लेकिन क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? उस हवाले से, टैरिफ के हवाले से कोई बात हुई है उस दौरान? पाकिस्तान ने अपना जो टैरिफ का वफ्द भी गया हुआ था इस बातचीत के लिए। जी, हमने वो प्रपोजल सबमिट करा दिया है यार को, और अभी अमेरिका उसका जायज़ा ले रहा है और फिर वो अपना इनपुट देगा। तो ये कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ होती है। हमने एक डिटेल्ड प्रपोजल सबमिट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, अब अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर कमेंट्स आएंगे तो फिर ये मज़ीद बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन इट इज़ इन प्रोग्रेस। जो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब हैं वो इस कॉन्वर्सेशन को लीड कर रहे हैं, वो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ भी राब्ते में हैं, तो वी आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पांस और फिर हमारा रिस्पांस जाएगा। तो ये बैक एंड फोर्थ चलेगा। ऑब्वियसली दिस इज़ अ नेगोशिएशन, तो इसके ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन इज़ इन प्रोग्रेस।